हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे जो बाइडन ने आखिर जाते जाते पूरी कर ही दी इमरान खान की अधूरी मुराद। पहली बार पाकिस्तानी पीएम को किया संपर्क। जी हां, बताएंगे कैसे जो बाइडन ने अपने कार्यकाल के आखिरी समय में आखिर पाकिस्तान को कॉन्टेक्ट कर ही दिया। शहबाज शरीफ को बताएंगे क्या कहा जाते जाते। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर बताएंगे, जयशंकर के फिलीपींस दौरे से बौखलाया चाइना। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कुछ भी कर ले भारत, हम हमेशा तैयार। जी हाँ, बताएंगे आखिर उसके इस धमकी के पीछे क्या है सबसे बड़ी वजह। साथ ही साथ बताएंगे जब अरुणाचल को लेकर इतिहास पढ़ाने लगा चाइना तो भारतीय ने जो जवाब दिया आप भी जानकर कहेंगे बिल्कुल सटीक जवाब। साथ ही टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर शेयर किया ऐसा कार्टून की मच गया बवाल, बीजेपी हुई हमलावर, दिया करारा जवाब। साथ ही पीएम किसान योजना को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, 2000 रुपए को लेकर सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते भारत को आंख दिखाने वाले आप भारत के सामने टिक भी नहीं पाएंगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जो बाइडन ने जाते जाते आखिर पूरी कर ही दी इमरान खान की अधूरी मुराद। पहली बार पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से किया संपर्क। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ आधिकारिक संपर्क किया है। जो बाइडन नवंबर 2020 में राष्ट्रपति चुनाव जीते थे और जनवरी 2021 से सत्ता संभाली थी। उस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान प्रधानमंत्री थे। बाइडन के राष्ट्रपति बनने के एक साल बाद तक इमरान खान पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे, लेकिन बाइडन ने उनसे बात नहीं की। इमरान खान को हमेशा इस बात का मलाल भी रहा। उन्होंने विदेशी मीडिया के साथ इंटरव्यू के दौरान कई बार इसका जिक्र भी किया, लेकिन अप्रैल 2022 में वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिए गए। अब इस साल नवंबर में अमेरिका में फिर से राष्ट्रपति चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव के ठीक पहले जो बाइडन ने इमरान खान की मुराद पूरी करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ पहली बार आधिकारिक संपर्क किया है। जी हाँ, जो बाइडन ने शुक्रवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया है कि अमेरिका सबसे गंभीर वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। ये वर्षों में किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ जो बाइडन का पहला आधिकारिक संचार है। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री के साथ कोई बातचीत नहीं की थी। ये पहली बार है जब जाते जाते यानी कार्यकाल समाप्त होते समय एंड मौके पर जो बाइडन ने शहबाज शरीफ को संपर्क किया। जी हाँ, आखिर जो बाइडन के इस शहबाज के संपर्क करने को लेकर क्या समझते हैं दोस्तों आप लोग? क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इसके पीछे का सबसे बड़ी प्लानिंग जो बाइडन का, जिसने पूरे कार्यकाल में पाकिस्तान को संपर्क नहीं किया और जाते समय शहबाज को संपर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर बता दें, मेन खबर की बात करें जहां जयशंकर जी के फिलीपींस दौरे से बौखलाया चाइना। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कुछ भी कर ले भारत, हम हमेशा तैयार। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर जी ने हाल ही में 23 से 27 मार्च तक सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया में अपना 5 दिवसीय दौरा समाप्त किया है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उनके फिलीपींस दौरे की रही है। जयशंकर जी ने इस दौरान फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंग मार्कोस से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ही भारत ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की संप्रभुता का खुलेआम समर्थन किया। भारत के इस समर्थन से सबसे ज्यादा मिर्ची चीन को लगी है। चीनी तटरक्षक बल आए दिन फिलीपींस की नौकाओं को परेशान कर रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने फिलीपीनी नौकाओं पर पानी की बौछारें भी की और टक्कर भी मारी। ऐसे में चाइना ने भारत की फिलीपींस के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर जमकर जहर उगला। उसने आगे लिखा कि भारत कुछ भी कर ले लेकिन हम सीमा विवाद को लेकर अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि जयशंकर की सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया की यात्रा आसियान देशों के साथ भारत के संबंधों में विभिन्न कारणों से धीमी वृद्धि का परिणाम है। जयशंकर की यात्रा पूरी तरह से राजनयिक उद्देश्यों के लिए नहीं है। भारत बहुत कम द्विपक्षीय व्यापार और न्यूनतम द्विपक्षीय निवेश वाले फिलीपींस के साथ संबंध विकसित करने को लेकर विशेष रूप से उत्साहित नहीं है। हालांकि चूंकि भारत चीन को एक रणनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है, इसलिए उन देशों को अपने साथ जोड़ने की उसकी प्रेरणा मजबूत हो जाती है जिनका चीन के साथ टकराव है, खासकर क्षेत्रीय संप्रभुता विवादों पर। जी हाँ, ऐसे में फिलीपींस के साथ भारत के संबंधों को देख करके वाकई में चीन को तगड़ी मिर्ची लगी है और ग्लोबल टाइम्स के द्वारा चाइना ने ये बहुत बड़ा मैसेज दे करके ये जताने की कोशिश की है कि वो बौखला चुका है, चीन पगला चुका है भारत और फिलीपींस की दोस्ती को देखकर और कह रहा है कि हम तैयार हैं, भारत कुछ भी कर ले। बहरहाल दोस्तों आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा ग्लोबल टाइम्स को। साथ ही आपको दोस्तों अरुणाचल वाले मुद्दे से भी जुड़ी खबर बता दें, जहां अरुणाचल को लेकर भारत को इतिहास पढ़ा रहा था चाइना, जिसके बाद भारतीय ने कहा फिर तो अफगानिस्तान से साउथ एशिया तक सब कुछ हमारा है यानी भारतीय का है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन में जुबानी जंग देखने को मिली है। भारत का अभिन्न राज्य अरुणाचल प्रदेश को पड़ोसी देश चीन अपना हिस्सा बताता रहा है। उसका कहना है कि यह हिस्सा भारत का नहीं बल्कि उसका है। चीन की तरफ से सवाल किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया। चीन इस
हिस्से का नया नाम भी बता रहा है। उसके मुताबिक इस राज्य का नाम जंगनान है। तो आपको बता दें, उसने कहा कि जंगनान प्राचीन काल से चीन का हिस्सा है, जिसके बाद दोस्तों भारतीयों ने जो घेरा है चाइना को, लोगों ने पोस्ट करते हुए कहा कि प्राचीन काल के तर्क पर ना जाएं, चीन इतिहास में भारत की सीमा अफगानिस्तान से लेकर पूरे दक्षिण एशिया तक फैली थी। इस हिसाब से अफगानिस्तान से लेकर साउथ एशिया तक सब कुछ हमारा ही है। अगर तुम प्राचीन समय की इतिहास पढ़ोगे तो तुम सब हमारे ही हिस्सा थे। जी हाँ, बहरहाल आप लोग क्या जवाब देंगे? चाइना को बताइएगा जरूर और क्लियर कह दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का भी हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। नेक्स्ट खबर बता दें, ईरानी जहाज में घुसे 9 समुद्री लुटेरे, जहां पर 23 पाकिस्तानियों को भारतीय नौसेना ने फिर बचाया। जी हाँ दोस्तों, इस तरह चलाया ऑपरेशन। बता दें, एक बार फिर से भारतीय नौसेना के जवानों की जांबाजी देखने को मिली है। बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। दरअसल भारतीय नौसेना ने ईरान के एक पोत को अगवा करने वाले लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि ईरान के जहाज अल कंबर 786 को समुद्री लुटेरों ने 28 मार्च को अगवा करने का प्रयास किया था। इसकी सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो गई। उन्होंने बताया कि अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के जहाजों को ईरानी जहाज की मदद के लिए भेजा गया है। इस ईरानी जहाज में मौजूद 23 पाकिस्तानियों को भी भारतीय नौसेना ने बचाया है। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार पाकिस्तानियों को बचाया है अपने भारतीय नौसेनाओं ने, जिसके बाद पूरी दुनिया में फिर एक बार भारतीय नौसेना की वाहवाही हो रही है। ऐसे में आप लोग भी इंडियन नेवी को थैंक यू कहना मत भूलिएगा दोस्तों, उनके मनोबल को जरूर बढ़ाइएगा आप लोग। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, रूसी सुरक्षा एजेंसियों को पहले से थी ISIS के हमले की जानकारी, रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में रशिया की राजधानी मॉस्को में आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस की सुरक्षा एजेंसियों को इस हमले के खतरे के बारे में पहले से ही जानकारी थी। CNN ने यूके के एक जांच संगठन से मिले रूसी खुफिया दस्तावेजों का हवाला देते हुए ये दावा किया है। लंदन में स्थित डोजियर सेंटर के दस्तावेज से पता चला है कि इस हमले में आतंकी समूह ISIS की मध्य एशियाई शाखा ISIS के द्वारा कट्टरपंथी बनाए गए तजाकिस्तान के नागरिकों को शामिल किया गया है। इसने बताया कि आतंकवादी हमले से कुछ दिन पहले सुरक्षा परिषद के सदस्यों को चेतावनी मिली थी कि रूसी क्षेत्र पर आतंकवादी हमलों में ताजिक नागरिकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि हमले से पहले खुफिया सेवाओं के एक करीबी सूत्र ने डोजियर सेंटर को इस बारे में बताया था। उसके बावजूद भी रशिया इस आतंकी हमले को नाकाम करने में नाकाम रहा। जी हाँ, क्या इस आतंकी हमले को रशिया ने हल्के में लिया है? क्या लगता है आपको? साथ ही साथ आपको बता दें, PTM एक्टिविस्ट का सबसे बड़ा दावा, कहा मॉस्को हमले और पाकिस्तान आत्मघाती बम ब्लास्ट से जुड़े हैं तार। जी हाँ, पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट यानी PTM के सदस्य फजल उर रहमान अफरीदी ने आरोप लगाया है कि मॉस्को आतंकी हमले और खैबर पख्तूनख्वा के शांगला जिले में हाल ही में हुए हमले के बीच एक संबंध प्रतीत होता है, जिसमें 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई और एक पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई। टोटल 6 लोगों की मौत हुई। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार से चीनी इंजीनियरों और श्रमिकों को ले जा रहे वाहन में टक्कर मार दी, जिसमें 5 चीनी नागरिक और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हुई। अब ऐसे में PTM के सदस्य फजल उर रहमान अफरीदी ने दावा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के शांगला इलाके में हाल ही में हुए आत्मघाती बम विस्फोट और रशिया के मॉस्को में हुए आतंकी हमले के बीच संबंध प्रतीत होता है। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान ये आरोप भी लगा सकता है और ये मनगढ़ंत झूठी कहानी भी सुना सकता है ताकि चाइना उसको कुछ ना कहे। नेक्स्ट खबर बता दें, मालदीव की ही तरह बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन बढ़ सकती है। भारत की मुश्किलें। जी हां, बांग्लादेश में भले ही भारत के प्रति दोस्ताना व्यवहार रखने वाली सरकार है, लेकिन वहां का विपक्ष भारत विरोधी मुहिम चलाने में जोर शोर से जुटा हुआ है। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP मालदीव की तर्ज पर ही इंडिया आउट कैंपेन चला रही है। इस कैंपेन के तहत बांग्लादेश में भारत के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही है और भारतीय सामान के बहिष्कार की भी अपील की जा रही है। ये पार्टी बांग्लादेश में भारत और हिंदू विरोधी माहौल बना रही है और सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता खुलकर भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। आलम यह है कि विपक्षी पार्टी BNP के प्रमुख नेता जनरल राहुल कबीर रिजवी ने हाल ही में इंडिया आउट कैंपेन का समर्थन करते हुए अपनी कश्मीरी शॉल तक जला दी थी। भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए रिजवी ने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ नहीं है बल्कि अवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी का समर्थन करता है। ऐसे में दोस्तों अच्छी बात यह है कि भारत समर्थित सरकार अभी भी पाकिस्तान में उपस्थित है यानी हसीना की सरकार। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर बांग्लादेश के विपक्षी पार्टियां जो इंडिया आउट कैंपेन चला रही है उनके पास फंडिंग आखिर आ कहां से रहा है, कहां से उनको मजबूती मिल रही है, कहां से बैक सपोर्ट मिल रहा है कि वो लोग भारत विरोधी कैंपेन चला पा रहे हैं। क्या लगता है आपको? साथ ही साथ अगली खबर बता दें, चीन करना चाहता
था ताइवान के प्रेसिडेंट ऑफिस पर हमला, रेगिस्तान में बनवाया हूबहू मॉडल। जी हाँ, ये बात है 2021 की। चीन और ताइवान के बीच संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। चीन ने ताइवान की राजधानी ताइपे में मौजूद राष्ट्रपति दफ्तर पर हमले की तैयारी कर ली थी। इसके लिए चीन की सेना ने इनर मंगोलिया के रेगिस्तान में ताइवानी राष्ट्रपति के दफ्तर की हूबहू नकल बनाई थी, जहां चीनी सेना के जवान हमले की प्रैक्टिस करते थे। ये नकल मार्च 2021 में बनना शुरू हुआ था, अक्टूबर में बनकर तैयार हो गया था। चीन की सरकार चाहती थी कि उसके सैनिकों को एकदम असली हमले जैसी तैयारियां कराई जाएं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ताइवान के साथ संघर्ष के दौरान साल 2015 में इनर मंगोलिया में चीनी सेना ने प्रैक्टिस की थी। जी हाँ, और ये दावा एक ताइवानी डिफेंस एनालिस्ट ने किया है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, J-20 की ताकत पर झूठ बोल रहा चाइना, मुकाबले में भारत का राफेल पड़ेगा भारी, पाकिस्तान ने भी किया किनारा। जी हाँ, J-20 स्टील्थ फाइटर जेट निकला कबाड़, भारतीय राफेल के सामने नहीं मिला खरीदार, स्टील्थ के नाम पर हवाबाजी। दरअसल चीन अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान J-20 को लेकर पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है। चीन का दावा है कि उसका J-20 माइटी ड्रैगन 5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो स्टील्थ तकनीक से लैस है। ये परमाणु हमला कर सकता है और दुनिया के दूसरे किसी भी लड़ाकू विमान को टक्कर दे सकता है। हालांकि चीन ने अभी तक अपने दावों को लेकर कोई सबूत नहीं दिया है। J-20 ने पहली बार जनवरी 2011 में उड़ान भरी थी। इसे 2017 में चीनी वायुसेना में शामिल किया गया। ऐसी रिपोर्ट है कि चीन ने J-20 के 230 यूनिट का निर्माण किया है जो PLAF के 4 रेजिमेंटों में ऑपरेशनल है। J-20 के सफल उड़ान के साथ ही चीन दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश बन गया था जिसके पास ऑपरेशनल स्टील्थ विमान है। हालांकि इस विमान की जानकारी काफी रहस्यमयी है। कई विश्लेषकों ने चीन के J-20 की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। इस विमान को अब भी सिर्फ एक देश के वायुसेना द्वारा उड़ाया जा रहा है। अभी तक इस विमान ने एक बार भी विदेश में कोई अभ्यास नहीं किया है। युद्ध अनुभव तो दूर की बात। जी हाँ, ऐसे में गारंटेड है कि J-20 पर भारी पड़ेगा राफेल लड़ाकू विमान। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, जहां पर क्या प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर रुकी थी जंग, भारत दौरे पर आए यूक्रेनी विदेश मंत्री ने क्या कहा आपको बताते। भारत दौरे पर आए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने युद्ध की शुरुआत में भारतीय छात्रों की वापसी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के कारण रशिया यूक्रेन युद्ध कुछ समय के लिए रुका था। कुलेबा का यह बयान तब आया है जब भारत में कई विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के ऐसे ही एक विज्ञापन पर सवाल उठाए थे। उस विज्ञापन में दावा किया गया था कि पीएम मोदी के कहने पर रशिया यूक्रेन युद्ध रोका गया था। कुलेबा ने भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ द्विपक्षीय बैठकें की थी। माना जा रहा है कि कुलेबा रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत की मध्यस्थता का प्रस्ताव लेकर नई दिल्ली पहुंचे हैं। तो वहीं भारत की मध्यस्थता चाहता है यूक्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन को जीत की बधाई दी थी। उसी दिन पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से भी बात की थी। पीएम मोदी ने हर मौके पर युद्ध को छोड़ बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया है। ऐसे में यूक्रेन जानता है कि अगर कोई देश पूरी ईमानदारी के साथ रशिया पर संघर्ष विराम का दबाव बना सकता है तो वो एकमात्र भारत ही है। चीन पर यूक्रेन और उसके साथ ही पश्चिमी देशों को भरोसा नहीं है, तो वहीं भारत पर पश्चिमी देशों और रशिया दोनों को भरोसा है। ऐसे में अगर भारत कोशिश करे तो पूर्वी यूरोप में शांति आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, खुद दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि पीएम मोदी की वजह से कुछ समय के लिए युद्ध रुक गया था। जी हाँ, जो कि वाकई में दर्शाता है कि भारत की आज साख पूरी दुनिया में डंका पीट रही है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें, चीन विरोधी ताकतों के लिए समुद्री जंक्शन बना अपना भारत। यूएस यूके के लड़ाकू युद्धपोतों ने चेन्नई में क्यों डाले लंगर बता दें। इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए पश्चिमी देशों के पास सिर्फ एक ही शक्तिशाली पार्टनर बचा है, वो है भारत। अमेरिका समेत पश्चिमी देश इंडो पैसिफिक में अपने युद्धपोतों की मौजूदगी बनाए रखने के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो गए हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन के 2 युद्धपोत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता की यात्रा पर निकलने से पहले मेंटेनेंस के लिए भारत पहुंचे। अमेरिकी युद्धपोतों के लिए इंडो पैसिफिक में स्वतंत्र विचरण के लिए लगातार मेंटेनेंस की जरूरत होती है, लेकिन उनके पास भारत के अलावा कोई और सेंटर मिल ही नहीं पा रहा है। इसके अलावा उन्हें लगातार चीनी और रूसी युद्धपोतों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस की बार बार जरूरत होती है। ऐसे में अमेरिका के लिए ये टास्क काफी परेशान करने वाला बन गया था। साथ ही आपको बता दें, भुखमरी से भारत ने निकाला, अब खड़ा हुआ तो फिर ड्रैगन की तरफ जाने लगा। श्रीलंका चीन को देने वाला है एक और बंदरगाह। दरअसल साल 2022 में श्रीलंका के हालात बेहद खराब थे। आप सभी जानते ही हैं कि उस समय किस दौर से गुजर रहा था श्रीलंका, जहां पर राष्ट्रपति भवन में प्रोटेस्टर्स पहुंच गए थे और पूरे राष्ट्रपति भवन को कब्जा लिया था। हाल ये था कि चीन के कर्ज तले दबे श्रीलंका लगभग भुखमरी के कारण गरीबी के कगार पर पहुंच गया था। मुसीबत की इस घड़ी में भारत से उसे भरपूर साथ मिला। उस समय चीन क्या कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ भारत खड़ा हुआ। अब जब श्रीलंका की एक बार फिर से स्थिति सही होने लगी तो वो भारत के एहसानों को भूलकर चीन के करीब जाने लगा।
श्रीलंका के मौजूदा प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने चीन के दौरे पर है। वहां उन्होंने बुधवार को कहा था कि चीन ने हमसे वादा किया है कि वो रणनीतिक गहरे बंदरगाह और राजधानी स्थित हवाई अड्डे को विकसित करेगा। जी हाँ, श्रीलंका पहले ही हम्बनटोटा पोर्ट को चीन के साथ एक समझौते के तहत लीज पर दे चुका है। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री का कहना है कि चीन के साथ बाहरी ऋण पुनर्गठन पर हमारी बात हुई है। जी हाँ, बहरहाल किसी ने सही कहा है, बुरे वक्त में कोई किसी का कितना भी साथ दे ले, लेकिन जब उसका बुरा वक्त चला जाता है तो फिर वो अपना रंग दिखाने लगता है, और यही हाल श्रीलंका का हो रहा है। नेक्स्ट खबर बता दें, इस पाकिस्तानी ने अपने देश को ही कहा निकम्मा, नेताओं को जमकर धोया। दरअसल पाकिस्तान को अब उसके ही देश की जनता कोसने से पीछे नहीं हट रही। एक पाकिस्तानी शख्स ने भारत और पाकिस्तान की तुलना दो भाइयों से कर दी है और कहा है कि इसमें से एक निकम्मा और एक मेहनती है। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि जो कमा रहा है उसकी दुनिया इज्जत कर रही है और जो निकम्मा है उसकी कौन ही इज्जत करेगा। दोस्तों, पाकिस्तानी शुएब चौधरी के साथ बातचीत में पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि पाकिस्तान में सच बोलना देशद्रोह है। हम तो सच बोल रहे हैं, लेकिन सुरक्षित घर पहुंचेंगे या नहीं ये नहीं पता, लेकिन जो सच्चाई है वो हम कह रहे हैं। जी हाँ, इस दौरान पाकिस्तानी युवाओं ने पाकिस्तान के लीडर्स को भी जमकर आड़े हाथों लिया। पाकिस्तानी युवक ने कहा कि इमरान खान, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सभी पाकिस्तान के नेता चोर हैं, पाकिस्तान के अधिकारी चोर हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत हुई है। तो वहीं अगली खबर बता दें, इजराइल ने सीरिया में की एयर स्ट्राइक, 36 जवानों की मौत। मिडल ईस्ट में एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इजराइल ने शुक्रवार को सीरिया में एयर स्ट्राइक किया है। समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि अलेप्पो शहर के पास हुई इजरायली एयर स्ट्राइक में सीरिया की सेना के 36 जवानों की मौत हो गई। सेना का कहना है कि इस हमले में कई लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं, जबकि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, बाल्टीमोर पुल हादसे में अरबों डॉलर का हुआ नुकसान, आखिर कौन करेगा इसकी भरपाई। 20 भारतीय चला रहे थे जहाज। आपको बता दें, अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में कार्गो शिप की टक्कर से पुल गिरने के बाद हुए नुकसान का अब आकलन किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अरबों डॉलर का क्लेम हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कई कंपनियों और मालिकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जिसके बाद उनसे हर्जाना वसूला जाएगा। खास बात यह है कि उस जहाज में 20 भारतीय क्रू मेंबर थे। विशेषज्ञों के मुताबिक हादसे में जांच और कानूनी प्रक्रिया लंबी होने वाली है। इसमें कई बीमा कंपनियां भी मौजूद हैं। हादसे में लोगों की मौत, पुल के गिरने से हुए नुकसान का आकलन काफी जटिल हो सकता है। अमेरिका के समुद्री मामलों के विशेषज्ञ जॉन मिकलुस ने वहां के मीडिया CNN से बातचीत में बताया कि इस मामले में अरबों डॉलर का दावा हो सकता है, यानी कि बीमा कंपनियां इस पुल को बनाने में खर्चा देंगी, जैसा कि अमेरिका गवर्नमेंट कह रही है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत के सामने क्यों सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कनाडा की हेगड़ी निज्जर पर 9 महीने में नहीं दे पाया एक भी सबूत, बदले ट्रूडो के सुर। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा भारत को अपनी हेगड़ी दिखाना चाहता था। दरअसल उसे 5 आइज ग्रुप पर भरोसा था। हालांकि बेबुनियाद दावे करने के बाद भी कनाडा निज्जर की हत्या को लेकर कोई सबूत पेश नहीं कर पाया, कोई भी सबूत कलेक्ट नहीं कर पाया। निज्जर की हत्या को 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। भारत आज भी अपने रुख पर शुरू से ही कायम है। भारत ने हर बार कहा है कि अगर कनाडा जरूरी सबूत देता है तो जांच में उसका सहयोग किया जाएगा। हालांकि आज तक इस पर कनाडा कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की हेकड़ी भी गुम होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि निज्जर की हत्या के तह तक जाने के लिए कनाडा भारत के साथ मिलकर रचनात्मक काम करने को तैयार है। नेक्स्ट खबर बता दें, टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर शेयर किया ऐसा कार्टून की मच गया बवाल। बीजेपी ने किया पलटवार। जी हां, तृणमूल कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए कार्टून को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी की आलोचना की है। इस कार्टून में जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक सीढ़ी को लात मारते हुए दिखाया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे सीनियर नेता खड़े हैं। टीएमसी ने एक्स पर कार्टून को शेयर करते हुए लिखा कि बंगाल के द्वार किले बंद हैं, ममता बनर्जी का यहाँ पहरा दे रही हैं। भाजपा के जमींदार जो रेंग कर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद को लड़खड़ाते हुए पाएंगे। दोस्तों, कार्टून में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय भी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद श्रमिक भट्टाचार्य ने इसको लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने इस पोस्ट को दुर्भाग्यपूर्ण और नुकसान पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्टून बंगाल का नाम खराब कर रहा है। भट्टाचार्य ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में ऐसे बदनाम और अपमानित करने वाले कार्टून कभी बना होगा। ऐसा मुख्यमंत्री जो देश के संघीय ढांचे के बारे में बात करता है वो देश के प्रधानमंत्री को लात मार रहा है। क्या ये पॉलिटिकल पार्टी है? इससे तो पश्चिम बंगाल का नाम खराब हो रहा है। अब ऐसे में दोस्तों, इस कार्टून को देखकर आप लोग क्या अपनी राय देना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। माफिया डॉन की मौत के राज से उठा पर्दा। दरअसल यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात अचानक तबियत बिगड़ गई। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। इसमें कार्डियक अरेस्ट से मुख्तार अंसारी की मौत होने की वजह बताई जा रही है।
तो हालांकि ऑफिशियल रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। फाइनल रिपोर्ट के आने के बाद ही सही मायने में मौत कब और कैसे हुई इसका पता चल पाएगा। ये प्रारंभिक रिपोर्ट पुलिस प्रशासन के लिए भी राहत का सबब हो सकती है, क्योंकि मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि मुख्तार अंसारी को धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन दिया गया था। तो वही मुख्तार अंसारी की वो चिट्ठी भी वायरल हो रही है जो उसने 21 मार्च को कोर्ट को लिखी थी। उसमें उसने आरोप लगाया था कि उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। मुख्तार के भाई अफजल अंसारी ने भी उससे मुलाकात के बाद हत्या की साजिश रचने की बात कही थी। दोस्तों आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उसका बेटा, जल्द सुनवाई की कर दी है मांग। नेक्स्ट खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां पर मुख्तार अंसारी की मौत पर ओवैसी का सबसे बड़ा सवाल, कहा यह दूसरा मामला है। अतीक अहमद को भी किया याद। दरअसल माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। कटाक्ष करते हुए उन्होंने शुक्रवार को कहा कि आखिर किसी की न्यायिक हिरासत में कैसे मौत हो गई, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि परिवार जो भी कह रहा है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगली खबर बता दें, ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा हिम्मत नहीं करोगे। जी हाँ, जब हम सरकार में आएंगे तो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हिम्मत नहीं करोगे। जी हाँ, राहुल गांधी ने आखिर किसको दी है ये गारंटी या धमकी, आपको बता दें आयकर विभाग ने टैक्स रिटर्न में विसंगतियों के लिए कांग्रेस को 1823 करोड़ रुपए के भुगतान के नोटिस जारी किए हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता आईटी डिपार्टमेंट पर काफी भड़के नजर आए। मुख्य विपक्षी दल के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दिए एक बयान का वीडियो एक्स पर साझा किया। इसके साथ उन्होंने पोस्ट किया, जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये सब करने की ये मेरी गारंटी है। जी हाँ, ये बयान वायरल हो रहा है। दोस्तों कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर आंखें बंद कर ली हैं, जबकि उस पर 4600 करोड़ रुपए का जुर्माना बनता है। पार्टी ने यह दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले कर आतंकवाद के जरिए विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। अब ऐसे में जिस प्रकार से कांग्रेस ये कह रही है कि जब सरकार बदलेगी तो ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा हिम्मत नहीं करोगे। बहरहाल क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या कांग्रेस आने वाले सालों में कभी फिर से सरकार में आ पाएगी? दोस्तों साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अमित शाह जी पर कमेंट कर बुरा फंसे सिद्धारमैया के बेटे, भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। जी हाँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया के खिलाफ भाजपा ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया कि यतींद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करने के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। भाजपा की राज्य इकाई ने इसको लेकर निर्वाचन आयोग को पूर्व विधायक के खिलाफ पत्र लिखा है। नेक्स्ट खबर बता दें, पीएम किसान योजना को लेकर बड़ी खबर, किसानों को चाहिए 2000 रुपए तो 31 मार्च की तारीख रखें याद, निपटा ले जरूरी काम। दरअसल क्या आप भी पीएम किसान सम्मान निधि इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं? अगर ऐसा है तो 31 मार्च की तारीख आप लोगों के लिए खास है। सरकार की तरफ से अब तक 16 किस्तों का पैसा जारी किया जा चुका है। सरकार 17वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में जल्द ही जारी करेगी, लेकिन इस स्कीम के तहत 2000 का फायदा लेने के लिए आपको ई-केवाईसी कराना बहुत जरूरी है। जिन भी किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है वो जल्द ही ई-केवाईसी करवा लें। आप पीएम किसान एप्लीकेशन और CSC के जरिए ई-केवाईसी करा सकते हैं। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई तो आपको सालाना 6000 रुपए का नुकसान हो सकता है। बाकी कैसे आप ई-केवाईसी कर पाएंगे दोस्तों, ये सारी जानकारी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या अब तक 16 की 16 किस्तें मिल चुकी हैं, बताइएगा जरूर। साथ ही अंतिम खबर बता दें, शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे LIC ऑफिस। आखिर क्या है कारण? दरअसल देश की सबसे बड़ी और पुरानी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के ऑफिस 30 और 31 मार्च यानी शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। दरअसल LIC ने शनिवार और रविवार को भी दफ्तर खुला रखने का फैसला 31 मार्च को देखते हुए लिया है। 31 मार्च चालू वित्त वर्ष का आखिरी दिन होता है। ऐसे में ग्राहकों को आखिरी दिन इस फाइनेंशियल ईयर से जुड़े किसी काम को निपटाने में परेशानी ना हो, इसके लिए LIC समेत कई बीमा कंपनियों ने वीकेंड के दिन भी ऑफिस खोलने का फैसला किया है। साथ में बैंक भी दोस्तों इस संडे खुला रहेगा। बहरहाल ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।